वो शख्स हैं, उस समय वो पुलिस में डीआईजी थे जब उन्होंने कोट बलवाल जेल से मसूद अजहर को अपनी गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट छोड़ा था। आपको उस समय जब अपनी गाड़ी में बिठा के इस आतंकवादी को आपको एयरपोर्ट ले जाना पड़ा ताकि उन लोगों को जिनको उन्होंने बंदी बना के रखा था हाईजैकर्स ने छोड़ा जाए। उसके चेहरे पे घिनौनी मुस्कुराहट थी जिसमें होता ना कि आप लोग मजबूर हो हम मुझे छोड़ने के लिए। मेरा मन तो किया कि इस दानव, इस दैत्य को, इस राक्षस को ख़त्म कर दूं, इसको यहीं ख़त्म कर दूं। लेकिन मेरे दिमाग में था वो जो भारतीय उस जहाज़ में थे लगभग 200 और सरकार के ऑर्डर्स जिसको मुझे मानना था। हाथ बांधे गए, उसको मंकी कैप पहनाई गई, 2 स्ट्रॉन्ग जो गेट्स होते हैं प्रिजन के उसके अंदर, जिसको जब उसको सेल से निकाल कर लाया गया और वो तस्बीह फेर रहा था हाथ में कि मैं तस्बीह चला फेर रहा हूँ। मैंने कहा उसको डांट के बोला कि क्या जो जिसकी आंखें नहीं होती वो खुदा को याद नहीं करता है, हमारी ऐसी की तैसी। 25 वर्ष पहले IC-814 हवाई जहाज को नेपाल से हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था। आज एक बार फिर से इस मुद्दे को लेके बवाल मचा हुआ है। जिस तरीके से इस घटनाक्रम को रियल लाइफ में दर्शाया गया, लोगों को लगता है कि ये टोटली विपरीत है जो कि रियल लाइफ में हुआ था। लेकिन मेरे साथ जो समय किरदार बैठे हुए हैं वो रियल लाइफ के किरदार हैं। उनसे जानना चाहेंगे उस समय क्या हुआ था। ये वो शख्स हैं, उस समय वो पुलिस में डीआईजी थे जब उन्होंने कोट बलवाल जेल से मसूद अजहर को अपनी गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट छोड़ा था। तो इनसे मैं जानना चाहूँगा उस समय इनके मन में क्या चल रहा था। कैसा लगा आपको उस समय जब अपनी गाड़ी में बिठा के इस आतंकवादी को आपको एयरपोर्ट ले जाना पड़ा ताकि उन लोगों को जिनको उन्होंने बंदी बना के रखा था हाईजैकर्स ने छोड़ा जा सके। देखिए, जब मैंने इसको अपनी कस्टडी में लिया जेल अथॉरिटी से, तो उसके चेहरे पे घिनौनी मुस्कुराहट थी जिसमें होता ना कि आप लोग मजबूर हो हम मुझे छोड़ने के लिए। मुझे लगता है उसको पता चल गया था कि उसको छोड़ा जा रहा है और मेरा मन तो किया कि इस दानव, इस दैत्य को, इस राक्षस को ख़त्म कर दूं, इसको यहीं ख़त्म कर दूं। लेकिन मेरे दिमाग में था वो जो भारतीय उस जहाज़ में थे लगभग 200 और सरकार के ऑर्डर्स जिसको मुझे मानना था। लेकिन उसको अपनी कस्टडी में लेकर उसको प्रोटेक्शन प्रॉपर, ताकि वो भागने में कामयाब ना हो, उसको दोनों हाथ बांधे गए, उसको मंकी कैप पहनाई गई, 2 स्ट्रॉन्ग जो गेट्स होते हैं प्रिजन के उसके अंदर, जिसको जब उसको सेल से निकाल कर लाया गया और वो तस्बीह फेर रहा था हाथ में। तो मैंने कहा कि अपने कांस्टेबल को डायरेक्शन दी कि इसका मुंह ढका जाए, इसको मंकी कैप बनाई जाए। तो वो रेसिस्ट कर रहा था तो कि मैं तस्बीह चला फेर रहा हूँ। मैंने कहा उसको डांट के बोला कि क्या जो जिसकी आंखें नहीं होती वो खुदा को याद नहीं करता है, हमारी ऐसी की तैसी। और अपने जवान को बोला कि इसको मुर्गा बनाइए और इसको डालिए मंकी का। वो डालकर जिप्सी की बैक सीट में डाला, चारों PSOs उसको गन के साथ चारों तरफ रखे और उसको ढक लिया, ताकि क्योंकि बाहर मीडिया बहुत था और मीडिया कोट बलवाल जेल से टेक्निकल एयरपोर्ट शायद 15-20 किलोमीटर है, पूरे रास्ते उसको चेस करता रहा। तो वो मुझे आदेश था कि वो दिखना नहीं चाहिए। कभी आपको ऐसा लगा था, क्योंकि आप आतंकवाद से लड़ते रहे हैं डे 1 से, कभी आपको ऐसा लगा कि अपनी ही गाड़ी में बिठा के एक खूंखार आतंकवादी को आपको रिहा करना पड़ेगा, एयरपोर्ट ले जाना पड़ेगा? मैंने ऐसा कभी भी सोचा नहीं था कि जिस आदमी को ख़त्म कर देना चाहिए उसको इस तरह से मेरे कंट्री को ब्लैकमेल किया गया और जो मेरे देश का सबसे लोएस्ट मोमेंट था
मैं समझता हूँ सबसे शर्मनाक मोमेंट था। और इस तरह का खूंखार जानवर कहूँगा, जानवर तो बहुत अच्छे होते हैं, इस तरह का दानव, इस तरह का दैत्य, इस तरह का राक्षस जो जिसको छोड़ना मेरे देश की जनता की सुरक्षा से कंप्रोमाइज़ होना। लेकिन उस वक़्त जो हालात थे, उस वक़्त की सरकार मजबूर हो गई, क्योंकि पहले तो डिमांड्स बहुत ज़्यादा टेररिस्टों को छोड़ने की थी, लेकिन जो नेगोशिएट कर रहे थे उन्होंने इसको 3 तक लाया और अल्टीमेटली इसको छोड़ना पड़ा। हालांकि कहीं दिमाग में हमारे हंच था कि ये बाहर जाके बहुत बर्बादी करेगा, और वही हुआ। इसने जाते ही जैश ए मोहम्मद बनाया, जिस आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि किस तरह से उस जैश ए मोहम्मद ने पार्लियामेंट पर अटैक करवाया, पुलवामा करवाया, मुंबई, बहुत सारे अटैक्स में ये जो जैश ए मोहम्मद, इसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्वॉल्व थी, और हज़ारों की मौत का कारण बना। तो मेरे देश के जो रहने वाले हैं, मेरे हम वतन हैं, उनकी सुरक्षा से कंप्रोमाइज़ हुआ। लेकिन वो एक ऐसा वक्त था देश के लिए जो कितना डिफ़िकल्ट। बड़ा घाव है आपके लिए ये अभी तक? ये एक ऐसा काम है जो बहुत तकलीफ़ देता, क्योंकि इस तरह का काम करते वक्त मन में एक गिल्ट रहता है कि जिस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, वो बाहर अपने हाथों से छोड़ना पड़ा, और उसकी वजह से मेरे देशवासी कितने मारे गए। जब गाड़ी में आपने बिठाया, जेल से लाके गाड़ी में रखा और उसके बाद एयरपोर्ट, उस दौरान कोई बातचीत उसने करी, कुछ कहा? उसने उसमें कोई बातचीत नहीं की, वो सिर्फ अपना चेहरा ढकने को रेसिस्ट करता, क्योंकि अपने आप को बहुत 30 मार खान मानता था। तो वो नहीं पसंद करता था जिस तरह से हमारे कांस्टेबल्स ने, जवानों ने उसको दबोचा और मुर्गा बनाया, और वो अपने आप को बहुत समझता था। यानी कि एक ऐसा मौका था, उसे लग रहा था एक हीरो बनने का, लेकिन आपने उसको हीरो नहीं बनने दिया जब मंकी कैप पहना के उसको हाथ बांध के एक जिप्सी में धकेल दिया। हाँ, उसको पूरी जिस तरह से एक कैदी को ट्रीट करना चाहिए, इतने डेंजरस कैदी को, जो इतना खतरनाक एक राक्षस है, वो राक्षस दैत्य है, तो ऐसे आदमी के साथ सलूक जिस तरह का होना चाहिए वही सलूक उसके साथ किया। उसको दोनों हाथ पीछे बांधे, उसका चेहरा ढका, उस पर मंकी कैप डाली, उसके रेसिस्टेंस करने के बावजूद, और उसको जो जिस तरह से मुझे लेना चाहिए था हिफाजत से, ताकि उसको पहुंचाया जाए जहां मुझे लेके जाना था। पहले भी हमने देखा कि इसको निकालने के लिए काफी कोशिशें की गई, जेल में टनल बनाया गया जिसमें एक सज्जाद अफगानी नाम का एक टेररिस्ट मारा भी जाता है। तो लगता है कहीं हमारे सिस्टम में भी कुछ ऐसे लोग थे जो मिले हुए थे, जो मदद कर रहे थे इस खूंखार आतंकवादी की। इस देश को पाकिस्तान और चाइना की ज़रूरत नहीं है, वो उनसे इतना ख़तरा नहीं है जितना अपने लोगों से। हमारे अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो दुश्मनों का मदद करते हैं, बहुत सारे हैं। हर मैं उनका नाम क्या लूँगा, लेकिन बहुत सारे हैं जो इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, बाहरी ताकतों से मिलते हैं, और वो हम सब के बीच बहुत अफसोस है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आफ्टर ऑल, अंदर इंस्ट्रूमेंट कैसे जाते हैं जेल के अंदर? अगर आपने टनल निकालनी है, उसके लिए खोदने के लिए कुछ चाहिए। मोबाइल कैसे जाते हैं? अगर आपको मैं श्रीनगर जेल का 90s का बताऊं, तो 90s में श्रीनगर जेल से डायरेक्ट होता था टेररिस्ट अटैक्स, तो उनको मोबाइल कैसे जाते थे, सिम्स कैसे मिलते थे उनको? 90s में तो नहीं थे, जब मोबाइल्स आए 2000 में और 2000 के बाद देर तक, और अभी उसके बाद जैमर्स लगाए गए। तो हम में से कुछ लोग मदद करते हैं ना, कैसे सिम उनको जाते हैं
जब ये मोबाइल फैसिलिटी आ गया, आई थिंक 2000 के बाद ही आई, उसके बाद मोबाइल सिम्स कैसे जेल के अंदर जाते थे, तो ये चीज़ें बहुत दुखद हैं और इन पर कंट्रोल होना चाहिए। हम सबको मिलके सरकार को मिलकर करना चाहिए। लगता है आपको कि कहीं उस समय की बात बताई जाती है कि ये तावीज दिया करता था, एक पीर साहब बन के एक जेल में बैठा था, एक खूंखार आतंकवादी, और ये पुलिस वालों को भी तावीज देता था। मैंने सुना है, मैं इसका विटनेस नहीं हूँ कि यस ये ताबीज़ देता था और बहुत सारे लोग इससे ताबीज़ लेते थे। इस तरह का स्टेचर इसने बनाया था। अगर कंपेयर करें उस समय, आपको लगता है कि सरकार कहीं वीक हो गई थी? और अगर कंपेयर करें उस वक्त की सरकार जो वाजपेयी जी की सरकार थी और आज की मोदी जी की सरकार से कंपैरिजन करें, तो क्या लगता है कि आज अगर ऐसा कुछ होता तो मौलाना मसूद अजहर कहाँ होता? मैं समझता हूँ अगर अगर आज ऐसा कुछ होता तो मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान में नहीं होता, कब्रिस्तान में होता। ये बात पक्की है। और आज का भारत 99 का भारत नहीं है। आज हमारी कैपेबिलिटी, हमारी स्ट्रॉन्ग विल, हमारा पॉलिटिकल जो विल पावर है वो इतनी क्लियर है कि इसको कब्र में होना होता है इस वक्त। जब पुलवामा बॉम्बिंग हुई उस समय आपको कैसा लगा कि इस शख्स को छोड़ा, देखिए किस तरीके से हमारे लोगों को लहूलुहान कर रहा है? तो कितना दुख होता है जब भी कभी अटैक होता है जिसमें जैश ए मोहम्मद मुलविस पाई जाती है। दुख इस बात का होता है कि जिस आदमी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इतने जवान शहीद हुए, कितने सिविलियन मारे गए। आप पूरे देश में देखो कितने सुसाइडल अटैक्स हुए। आप पार्लियामेंट अटैक में देखो कितने जवान शहीद हुए। पुलवामा अटैक में कितने शहीद हुए। मुंबई में जो अटैक हुए, जैश ए मोहम्मद ने कितने ही अटैक्स किए, आप सभी जानते हैं। तो ये सारा उस वक्त ही होता है, महसूस होता है कि देखो कहीं मेरी वजह से ये क्या मुझे वो ऑर्डर मानना पड़ा, और आज उस आदमी की वजह से जिसको हमने छोड़ा ये सारा हो रहा है। जब पहली बार आपसे कहा गया कि ऐसा आपने करना है, तो एज एन ऑफिसर, मैन इन यूनिफॉर्म, आपके मन में क्या चल रहा था? किस किस्म की कशमकश थी आपके दिलो दिमाग में? कश्मकश ये थी कि इसको, जिस आदमी को जिंदा पकड़ना ही नहीं चाहिए था, ऐसे आदमी को जिंदा पहले पकड़ा क्यों, और जिसको पाकिस्तान बचाने के लिए हाईजैकिंग करवाता है, आईएसआई हाईजैकिंग करवाती है अपने टेररिस्टों को भेज के, और मेरे देश को वो ब्लैकमेल करते हैं कुछ जानों के लिए। आफ्टर ऑल जो यात्री थे A194, उनको उनकी जानों को लेकर बेसिकली ब्लैकमेल किया गया मुल्क को। तो ये ऐसे आदमी को जिंदा पकड़ना ही नहीं चाहिए था, और उसको जिंदा रख के कितनी बड़ी गलती की। मेरा ये मानना है कि इसीलिए इस तरह के दरिंदों को बख्शना सबसे बड़ी भूल है। आपको लगता है कि अगर ये उस समय एनकाउंटर में मार दिए गए होते तो आज तस्वीर कुछ अलग होती, और यहाँ पे हालात जो काफ़ी देर तक खराब चलते रहे हैं, ये ऐसे हालात नहीं होते? बिल्कुल सही। अगर जिंदा नहीं पकड़ा होता, ना आपकी इस तरह की कंट्री की ब्लैकमेलिंग होती, ना हाईजैकिंग शायद होती, और हालात बिल्कुल डिफरेंट होते। तो इस तरह के जो राक्षस हैं उनको जिंदा बख्शना ही गलत बात है। किनको जिम्मेवार ठहराते उस समय जो ये सारा हुआ, जिस तरीके से इस मसले को डील किया गया? तो लगता है कहीं ना कहीं हमारी कोताही रही उस समय। मैं कहूँगा हालात ही ऐसे थे। कुछ किसी एक इंडिविजुअल की क्या गलती है, हालात ही कुछ ऐसे थे। सब, मैं समझता हूँ हर आदमी अपने से कोशिश करता है। मैं
जितना अच्छा कर सकूं करूं, लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे थे, हालात ऐसे थे, लेकिन ज़रूरत है एक क्लियर पॉलिटिकल विल पावर की, क्लियर पॉलिसी के नो compromise with blackmailers and hijackers and terrorists. Absolutely no compromise. You see, US and Israel do not compromise with this. I think our policy has to be very very clear. हमको हाईजैकर्स के साथ, टेररिस्टों के साथ कोई compromise नहीं, whatever is the price. प्रेसिडेंट सरकार का कैसा दिखता है आपको? जैसे मैंने कहा, अगर आज ये होता तो ये अफगानिस्तान के बजाय कबर में होता, और प्रेजेंट सरकार एक बहुत क्लियर पॉलिसी से एक्ट करती है, और सवाल ही नहीं कि किसी इस तरह के ब्लैकमेलिंग में सरकार घुटने टेकेगी, बिल्कुल भी नहीं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आपको एक बटन दे दिया जाए, रिवाइंड बटन, कि पल भर के लिए आप रिवाइंड करिए, तो आप क्या चीज़ चाहेंगे इस मसले को लेकर इरेज करना, जो आप चाहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था, मैं ये चीज़, रिवाइंड बटन होता तो मैं ये चीज़ ठीक कर देता? इस पूरे इंसिडेंट, यस। अगर मुझे करना होता और ऐसी हाईजैकिंग हुई होती तो अमृतसर से इस जहाज को नहीं उड़ने देता, चाहे वट एवर इज द कास्ट, बिकॉज ये मेरे कंट्री में अगर जहाज रहता तो मेरे कंट्रोल में था। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को देर हुई, एनएसजी को आने में देर हुई, जो भी हुआ उसके 10 एक्सप्लेनेशन है किसी भी चीज के, लेकिन जब तक ये जहाज मेरे देश की लिमिट में रहता, ये मेरे कंट्रोल में था, मैं कभी भी इस पर धावा बोल सकता था, कमांडो एक्शन कर सकता था, मतलब मेरी जगह जो भी ऑफिसर थे उस वक्त। तो जो ये यहाँ से टेक ऑफ कर गया अमृतसर से, वो सबसे बड़ी कमजोरी का कारण बन गया, क्योंकि दूसरे देश में फौजी एक्शन, कमांडो एक्शन करना, उसकी अपनी रैमिफिकेशंस है। तो मैं समझता हूँ अमृतसर से इसको टेक ऑफ नहीं करने देना था, चाहे उसमें एक व्यू है कि अगर हम कुछ करते तो यात्रियों को ही मारता, ऐसे केसेस में कास्ट देनी पड़ती है, डजंट मैटर। आई थिंक that should have been the number one priority. If I have to rewind the whole hijacking, that is my, I think that is the biggest mistake India committed. लास्ट क्वेश्चन, वेब सीरीज पे जैसे लेके बवाल मचा हुआ है, तो आप कैसे देखते हैं ये वेब सीरीज में जिस तरीके से आप इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस लाई हैं, आप उन्होंने डिस्क्लेमर में जैसे नाम देने शुरू कर दिए हैं कि असली नाम इनके, आपको लगता है कि ये जो उनके दिए हुए नाम, जो जैसे भोला, शंकर, बर्गर या डॉक्टर नाम जो यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहीं एक गलत इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग पाकिस्तान को, आईएसआई को क्लीन चिट दी जा रही है? देखिए ऐसा है, ये एक रियल इंसिडेंट हुआ है। जब आप एक रियल इंसिडेंट पे वेब सीरीज बना रहे हो या मूवी बना रहे हो, तो फैक्ट्स को दिखाइए ना, डोंट डिस्टार्ट। और इसके पीछे आईएसआई है, पाकिस्तान है, सबसे प्रोमिनेंट होना चाहिए वो, आप उसकी बात ही नहीं करते हैं। मैंने तो वेब सीरीज देखी नहीं, मैं जो इंटरव्यू लोगों के सुन रहा हूँ उससे बात कर रहा हूँ। दूसरा, ये फैक्ट है कि टेररिस्ट जानबूझ के हिंदू नाम रखते हैं ताकि लोगों को मिसलीड किया जाए। इवन कसाब, अगर आपको याद होगा, अगर कसाब पकड़ा नहीं जाता मुंबई अटैक में, तो बहुत सारे लोग समझते और पाकिस्तान का नैरेटिव होता कि ये लोकल लड़कों ने, हिंदुओं ने किया है। यू नो दैट वाज एन अटेम्प्ट। बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करती हैं, उनका लोकल नाम रखा जाता है, कश्मीर टाइगर्स। वो कश्मीर के लड़के नहीं हैं, वो पाकिस्तानी हैं। तो लश्कर का, जैश का लोकल नाम रखते हैं ताकि उसको दुनिया को मिसलीड किया जाए। आप, अगर उन्होंने कोड नेम भोला और शंकर रखा था, लेकिन असली नाम भी तो दिखाइए ना, वो कौन है, उसका असली नाम क्या है, वो कश्मीर का, वो जम्मू कश्मीर का है या पाकिस्तान का है। तो वो आप
आने वाले 10-20 सालों के बाद हम तो सभी जानते हैं ये कौन थे, दुनिया जानती है, लेकिन आप आने वाली जनरेशन को देखिए, 20 साल के बाद जो बच्चे इसको देखेंगे वेब सीरीज को, वो सोचेंगे कि ये इंडिया के लोग थे और ये पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान स्टेट के स्पॉन्सर टेररिस्ट नहीं थे, यहाँ के लोकल हिंदू थे। तो कितना गलत मैसेज आता है। मैं समझता हूँ इस जो भी जिसने भी ये बनाया है वेब सीरीज, he should be pulled up. You can't distort facts. Show the facts. So I think उसमें बहुत अच्छा किया, INB मिनिस्ट्री ने उसको तलब किया, and he must be made accountable.